गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। इसका जो टॉपिक है वो है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि है फर्स्ट पोएम ऑफ द बुक ट्रेजर ट्रोव द हार्ट ऑफ द ट्री। सो पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं, हम कैसे कैसे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेने से हम पोएम को रिलेट कर पाते हैं ऑथर के साथ, नहीं तो बहुत ही अलग अलग लगता है। सो ऑथर के बाद जान लेना बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग्स के साथ, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद हम थीम्स डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या थीम्स है, कौन कौन से थीम्स यूज हुए हैं पोएम में। देन विल डिस्कस द स्टाइल, कौन सा स्टाइल है, कौन से सिमिलीज है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट विच इज द टाइटल ऑफ द पोएम। ये जो भी है ये ट्रेजर ट्रोव के वर्कबुक से लिया गया है, सो जो कि आपके पास अवेलेबल होगा, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हमारे पोएम की तरफ। हम पोएट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द हार्ट ऑफ द ट्री इज रिटन बाय हेनरी काइलर बर्नर। याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। फिर भी जान के रखना अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी आ भी जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं आईसीएसई का। पहले डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी काइलर बर्नर वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड पोएट हु हैज रिटन फीलिंगली अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ प्लांटिंग ऑफ अ ट्री, जो कि आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस पोएम में बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं कि ट्री को प्लांट करने से हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो हिज पोएम डिस्क्राइब्स द इन्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज एंड द शेड एंड शेल्टर दे ब्रिंग टू ऑल लाइफ। जब हम लोग हाईवे में जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों साइड में पूरे ट्रीज से फिलअप रहता है, पूरा भर्ती रहता है। हम अगर चाहे तो कुछ समय निकाल के ट्रीज के नीचे बैठ सकते हैं। जो ठंडी ठंडी हवा बहती है वो बहुत ही सूदिंग होती है, बहुत ही आरामदायक रहती है। ट्रीज बहुत सारे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। He claims that people who plant trees plan for a future and for people they do not know. आज हम एक छोटा पौधा लगाते हैं तो वो बहुत कई सालों बाद जाके वो बड़ा होता है। वो उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसे उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे जिसको हम जानते भी नहीं है, जिन्हें हमें जानते भी नहीं है, उनके लिए हम ये प्लांट कर रहे हैं। ये प्लांट करना बहुत ही जरूरी है। On another level, planting a tree is a symbolic act of goodness, one from which many other acts of goodnesses will sprout. Although written over a century ago, the poem is very relevant in an age where rapid and reckless development and urbanization are taking their toll on the environment. हमें पता है कि अभी urbanization को बहुत ही अपने पीक पर है, इसीलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज अ वेरी पॉपुलेटेड रीजन, वेरी डेंस पॉपुलेटेड रीजन, उसका पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा है। वहाँ लेकिन हमें ट्रीज भी बहुत कम ही दिखाई देंगे। स्पेशली ट्रीज हमें कहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ थोड़ी खुली जगह होती है वहीं ट्रीज दिखाई देते हैं। लेकिन ट्रीज का मेन जगह जो होना चाहिए वो है सिटी में, क्योंकि सिटी में पीपल रहते हैं और जहाँ आदमी रहते हैं वहीं ट्रीज का होना ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पोल्यूशन को जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड which is a very harmful greenhouse gas, carbon monoxide not a greenhouse gas, carbon dioxide is which is a very harmful greenhouse gas, वो trees absorb कर लेते हैं और उसे ऑक्सीजन के रूप में, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन के रूप में हमें देते हैं। इसी तरह आपको तो पता ही होगा कि बेनिफिट्स ट्रीज के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इसीलिए ये पोएम बहुत ही रेलेवेंट है हमारी जो जनरेशन है और जो अपकमिंग जनरेशन भी आ रही है उसके लिए भी। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आते हैं हमारी स्टैंजा की तरफ। What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and I, for song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard,
the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. So जो हेनरी काइलर बर्नर है, जो कि ऑथर है इस पोएम के, वो हमसे पूछते हैं कि what does he plant who plants a tree. जो आदमी या फिर जो औरत प्लांट करते हैं ट्री को, वो क्या क्या प्लांट करते हैं, और वो अपने ही आंसर देते हैं हमसे क्वेश्चन पूछ के. सो क्या ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. एक दोस्त वो प्लांट करते हैं सन के और स्काई के. अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ. एक ट्री जब हम प्लांट करते हैं वो छोटा रहता है, उसके बाद वो धीरे 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 बड़ा होता है. ठीक है, तो जब बड़ा होता है तो जैसे हमें लगता है कि वो स्काई को टच करने के लिए बड़ा हो रहा है, स्काई को छूने के लिए जा रहा है. और वो सन का दोस्त कैसे हुआ? सन भी तो स्काई में ही होता है. सो एक तरह से वो दोनों का दोस्त हुआ. नेक्स्ट पॉइंट जो हमें क्लियर होता है वो है कि जो सन है वो हमें लाइट देती है. जो लाइट ट्रीज यूज करती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, और जो ट्रीज को फलने या फूलने के लिए जो लाइट जरूरी है वो सन प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो इस तरह से तीनों एक्चुअली दोस्त होते हैं. देन द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई. शाफ्ट ऑफ ब्यूटी मीन्स, इसको 1 लिख के यहाँ लिख देती हूँ, इट्स अ बीम ऑफ ब्यूटी. It's beam of beauty. Shaft of beauty towering high. Towering high. धीरे धीरे बड़ा होता है. सो वो एक मोटा पेड़ जब आपको बड़ा होने लगता है, कितना सुंदर लगता है बड़ा होते हुए, तो वो एक शाफ्ट ऑफ ब्यूटी है. इट्स अ बीम ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, जो एक टावर की तरह बड़ा हो रहा है. देन ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई. एंड आई मतलब नियर टू हेवन. नियर टू, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई. जैसे जैसे वो बड़ा, जैसे मैंने पहले में कहा कि वो बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हमें पता है कि हेवन जो है वो स्काई में होता है या फिर उसके ऊपर होता है. सो अगर वो स्काई की तरह बड़ा हो रहा है तो वो हेवन में अपना घर बनाता है. हेवन में घर नहीं बनाता है, हेवन के पास में. एंड आई मीन्स नियर टू. देन फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हश्ड एंड टॉप हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड. मदर क्रून ऑफ बर्ड क्या होता है? मदर क्रून ऑफ बर्ड मीन्स जो बर्ड का जो बच्चा होता है उसे क्रून बोलते हैं. क्रून ऑफ बर्ड. मदर जो कि हमें पता है अपने बच्चे को सुलाने के लिए वो गाना गाती है. और वो कब, जब सारी पूरी माने क्या बोलते हैं उसको, जब अंधेरा होने लगता है तभी हम देखते हैं कि चिड़िया अपने घोंसले पर जा रही है. वो twilight means the light which is just after the sunset. The light which we receive just after the sunset. हल्का हल्का ऑरेंज कलर का जो लाइट होता है उसे ट्वाइलाइट बोलते हैं. उस टाइम पे मदर क्रून ऑफ बर्ड गाती है. जैसे कि हमें पता है कि चिड़िया का घोंसला कहाँ रहता है, वो ट्री में रहता है. ठीक है. देन द ट्रेबल ऑफ हेवंस हार्मनी. ट्रेबल मीन्स हाई टोन इन म्यूजिक, या फिर हाई टोन, विच म्यूजिक में ही टोन रहता है. सो द ट्रेबल ऑफ हेवंस हार्मनी, दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री. तो ये सारी चीजें हैं जो एक ह्यूमन बीइंग प्लांट करता है जब वो एक ट्री प्लांट करता है. जैसे देख सकते हैं कितने फर्स्ट स्टैंजा में ही हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो ट्री प्लांट करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट एट इन प्रेजेंट डेज लाइफ, रियली. सो अब फर्स्ट स्टैंजा तो हमारा हो गया. अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा के तरफ. सो स्टैंजा 2 भी सेम लाइन से ही स्टार्ट होता है. व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. सो ये लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है? ये लाइन हमें इंडिकेट करती है कि पोएट जो है हेनरी काइलर बर्नर वांट्स टू सजेस्ट मोर बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग अ ट्री. इसीलिए वो फिर से सेम ही क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं. सो उसके बाद वो क्या कहते हैं? ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन.
कूल शेड मतलब तो हम सबको पता ही है, जब ट्री बड़ा होता है उसके नीचे अगर हम बैठते हैं तो कैसे वो जो छांव वो प्रोवाइड करता है, जो वो शेड एंड शेल्टर दैट दे प्रोवाइड, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स वेरी कूल, क्योंकि जो ब्रीज बहती है ट्रीज से वो बहुत ही ठंडी ठंडी रहती है। सो वो बहुत मतलब जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे या फिर जो हाईवेज है, एक्चुअली द हाईवेज, द ट्रीज नियर द हाईवेज आर वेरी सूदिंग, जब हम देखते ही है वो ही हमें आंख में कितनी सुंदर लगती है। सो ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, एज वी नो ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन एंड सीड्स एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी। जैसे एक पेड़ बड़ा होता है उसके बाद वो फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, उसी तरह सीड्स भी देता है, एंड ईयर्स दैट फीड एंड फ्लश अगेन। जो सीड्स वो देता है वो नीचे जमीन में गिरते हैं, तो जमीन में गिरने के कारण वो फिर एक नए सुंदर पौधे के रूप में फिर से वो बड़ा होने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसे ही करते ऐसे ऐसे बहुत सारे, क्योंकि एक ट्री बहुत सारे सीड्स देता है। वैसे ही अगर आप फॉरेस्ट में देखते हैं तो कितने सारे पेड़ हैं, तो उसके बाद पेड़ एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद वो मरता है, चाहे वो 100 साल हो, 200 साल हो, कोई ट्री 1 साल या फिर 2 साल रहता है। सो उसके बाद जो सीड्स है वो उस जनरेशन को आगे लेके जाते हैं। जैसे हम एक मोमेंट के बाद जब हम मर जाएंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे जनरेशन होंगे, वो ये फ्यूचर जनरेशन को आगे लेके जाएंगे। वैसे ही ट्रीज के लिए ये सीड का काम करते हैं। सीड्स जो है वो हमारी बच्चों की तरह होता है। देन ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन। सपोज आप इमेजिन कीजिए कि प्लेन है और उसमें कोई ट्री नहीं है, नो ग्रीनरी इज देयर, कैसा लगेगा? एकदम खाली बंजारा जो बोलते हैं हम, वो एक मतलब मरा हुआ, कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा। जैसे लड़कियों का क्या है, लड़कियों या फिर लड़कों, boys and girls, the hair that they get is very precious to them। हमारे पास जो हमारी हेयर है वो बहुत ही मतलब एकदम सोने की तरह होती है। अगर ये हेयर झड़ने लगती है, जब हमारी हेयर फॉल होती है, चाहे इन केस ऑफ बॉयज और इन केस ऑफ गर्ल्स, हमें कितना बुरा लगता है। हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कई तरह की दवाइयाँ लगाते हैं। वैसे ही अगर आप सोचिए, अगर प्लेन में अगर ट्रीज ना हो, प्लांट्स ना हो, तो उन्हें भी कितना बुरा लगेगा। अगर हम जो एक्चुअली में हम, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, इफ एनीवन हु डज नॉट हैव हेयर मीन्स इट्स गंजा, देन कितना बुरा लगता होगा कि उसके पास हेयर नहीं है, क्योंकि हेयर एक तरह से हमारी ब्यूटी होती है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी थिंग्स दैट वी गेट। सो वैसे ही ट्रीज जो होते हैं वो प्लेन की ब्यूटी होती है। देन ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। एज वी नो ट्रीज आर अ हेरिटेज, दे आर अ हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज। सो अगर जो ट्रीज को प्लांट करते हैं, जो पौधे प्लांट करते हैं, सो वो एक तरह से हेरिटेज को भी प्लांट करते हैं। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, जो हार्वेस्ट हमारी मतलब एक टाइम के बाद जो क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं, वैसे ही ट्रीज भी एक हार्वेस्ट होती है जो अपकमिंग जनरेशंस रिसीव करती है। द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी। अनबॉर्न आइज का मतलब यहाँ होता है द न्यू बॉर्न बेबीज और द बेबीज विच आर येट टू बॉर्न, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, द अनबॉर्न आइज। दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, द सेम लाइन इज रिपीटेड अगेन। सो इतने सारे बेनिफिट्स हमें ट्री प्रोवाइड करती है। सोचिए ट्रीज आर हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर। सो कूल शेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, टेंडर रेन मतलब द कूल रेन दैट रेनफॉल दैट वी गेट। सीड्स एज वी नो, पेड़ के जो फल होते हैं, फूल होते हैं, उनको सीड्स भी बोला जाता है। प्लांट्स द ग्लोरी मीन्स द ब्यूटी। प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज आर नेशनल हेरिटेज। सो द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, ये भी मैंने बता दिया। कितनी सारी बेनिफिट्स हैं जो हमारी अपकमिंग जनरेशन्स हमें हम उनको दे रहे हैं, जिन्हें हमने देखा भी नहीं है, उन्हें हम ये सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो इन द थर्ड स्टैंजा आल्सो द पोएट आस्क्स द सेम क्वेश्चन, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। सो इसका मतलब ये है कि वो एक इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं रीडर्स के बीच में कि प्लांट के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो क्या बेनिफिट्स है? ही प्लांट्स इन सैप and leaf and wood in love of home and loyalty। इस स्टैंजा में द पोएट जो है हेनरी काइलर बर्नर, वो थोड़े से फिलोसफिकल हो जाते हैं
वो कहते हैं कि जो ट्री प्लांट करता है, द वन हु प्लांट्स अ ट्री प्लांट्स इट विद अ सेंस ऑफ लॉयल्टी. He loves his family, his universe, his entire world. That's why he's planting the trees, because so that the upcoming generations will get their food from the sap and the leaf and wood. Sap जो है एक ट्री का लिक्विड होता है, वो जो स्टेम में हमें मिलता है. लीफ पत्ते से भी बहुत सारे खाने बनते हैं. जो बनाना का लीफ होता है उसमें हम खाना सर्व करते हैं. जो साउथ इंडियंस होते हैं उसमें खाना सर्व करते हैं. बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि प्योरली पत्तों से आते हैं. सो और वुड विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. वुड से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. हम उनसे आग जला पाते हैं, उससे कई तरह के फर्नीचर्स बनते हैं. सो वुड के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड. फारकास्ट मीन्स फोरसी, जो दूर तक देख पाते हैं उसे फोरसी कहते हैं. थॉट ऑफ सिविक गुड. Civic good means the well-being of the civil people, the normal people. His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. His blessing on the neighborhood. So जो poet है वो जो plant करता है, जो the person who plants a trees treats him as godlike, as it's indicated by the bold letter I have written, and in the book it's written in capital letter. The H is written in capital letter, क्योंकि हमें पता है जब भी हम गॉड को डिस्क्राइब करते हैं हम कैपिटल लेटर से डिस्क्राइब करते हैं. सो जो पोएट है वो है द पर्सन को भगवान जैसे मानते हैं, क्योंकि वो जो प्लांट करता है वो एक तरह से आशीर्वाद होता है अपकमिंग जनरेशंस के लिए. होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ अ लैंड. द लैंड का जो ग्रोथ होता है एक तरह से ट्रीज बहुत बड़ी रोल प्ले करती है. सो इसीलिए उसे गॉड लाइक भी माना जाता है. अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री. ट्रीज का एक कंट्री के लिए उसका ग्रीनरी, उसके ट्रीज, उसके क्रॉप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए. इसीलिए पोएट बोलते हैं कि जो प्लांट करता है वो भगवान की तरह होता है, क्योंकि एक तरह से वो नेशन को भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रहा है और जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह छोड़ के जाता है. तो ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक ट्री प्रोवाइड करता है. अब मैंने आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन तो आपको दे दिया. अब आते हैं हम अपने थीम्स की तरफ कि पोएम में कौन कौन से थीम्स यूज हुए हैं. जो पहला थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर आवर सर्वाइवल. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज हमारी बचने के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए. सो द पोएट नोज द क्रूशियल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉर आवर सर्वाइवल. ट्रीज कूल द एटमोसफियर. एक तरह से एटमोसफियर को वो ठंडा करता है. एक ठंडा नहीं, उसे क्या बोलते हैं, एक आरामदायक, एक सुकूनदायक एटमोसफियर बनाता है हमारे लिए. दे कॉज जेंटल रेन. बारिश भी उन्हीं की वजह से होती है. दे आर द सोर्सेज ऑफ ब्रिजेस फ्री, दैट इज दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस आउट ऑक्सीजन, द लाइफ गिविंग गैस which we require. Also, transpiration from plant is a very important process for the earth's water cycle, which is essential for rain. Trees bear fruit, flowers and fruits. फ्लावर्स देते हैं जिनसे हम अपनी पूजा करते हैं, या फिर बहुत सारे बुके बनते हैं. बहुत सारे फ्लावर्स के भी बहुत सारे यूज होते हैं. फ्रूट्स विच आर वेरी रिच इन विटामिन्स and minerals also. The seeds that fall from the plant sprout again and give birth to many new plants. In this way they create dense forests. जो सीड्स होते हैं, अगर मैंने जैसे बताया आपको एक फॉरेस्ट में कितने सारे ट्रीज रहते हैं, एक एरिया में भी बहुत सारे ट्रीज रहते हैं. अगर उनसे बीज गिरते हैं, जो सीड्स गिरते हैं, वो सोचिए कि एक कितना बड़ा एक फॉरेस्ट, कितना डेंस फॉरेस्ट बनाएगा, क्योंकि एक ट्रीज बहुत सारे सीड्स देते हैं.
फिर दिस फॉरेस्ट विल प्रूव एज अ बून फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एक एडवांटेज होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, एक मोटिवेशन भी रहेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए कि वो भी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रीज उगाएं, क्योंकि हमने उनके लिए उगाया है तो वो भी अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए उगाएंगे. The plants provide us with essential nutrients for our body. They are the main source of medicine. Wood, पेड़ पत्तियों से बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं, जिसको अभी आयुर्वेदा, right? Wood is a very important trade product, and thus its import and export within a country enriches the economy of a country. सोचिए कितना economical benefit भी इसका है. Therefore, the poet indirectly requests all human beings to plant more and more trees for the well-being of the society. He becomes more anxious and firmly says that the growth of the nation depends on plants. वो बहुत ही सीरियस है इस मैटर को लेके. Trees plantation thus indeed is a blessing on the neighborhood. ये हमारा पहला थीम हो गया. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे थीम की तरफ, concern for the future of the earth. So the poem brings forward the poet's concern about the future of the earth. It seems as if the poet can see the impending destruction, the far destruction which will be caused if we don't plant trees, and thus he indirectly appeals to the readers to plant trees not only for themselves but also for their future generations. So according to the poet, our survival is greatly dependent on trees. We would not survive without the trees, because after some moment of time, the oxygen, if we don't plant trees, if there are no trees, the oxygen will diminish and the carbon dioxide will increase, and we need oxygen for our survival, not carbon dioxide. Then trees not only beautify environment, एक तो वो प्रकृति को सुंदर तो बनाता ही है, उससे वो एक एयर को प्यूरिफाई करता है, जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स है वो अपने अंदर ले लेता है, और हमें जितने भी प्यूरिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है. कॉज रेन, बारिश की भी वजह वही है. प्रोवाइड अस विद वुड विच एज आई सेड विच एनरिचेस द इकोनॉमी विद इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. देन टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन, कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो वो हमें प्रोवाइड करता है. सो द वन हु प्लांट्स अ ट्री प्लांट्स द एंटायर फॉरेस्ट. This forest is thus the harvest the coming age can enjoy. The harvest that coming age can enjoy, that the unborn eyes shall see, the newborn, the generations which we have not seen. Without the trees, the world will become a deserted, barren land. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सोचिए प्लेन लैंड है, उसमें अगर कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, तो कैसा लगेगा, कितना खराब लगेगा दिखने में. So thus it is the tree which is responsible for the growth of mankind. The poet seems to be anxious about unborn eyes. Thus for their survival, their growth, their development, he suggests as a simple solution, that is to plant trees. एक ही सोल्यूशन है जो अपकमिंग जनरेशंस को बचा सकता है हार्मफुल एलिमेंट से, जो उन्हें बढ़ाने में कोशिश करेगा, जो उनके फलने फूलने में कोशिश करेगा, वो है ट्रीज. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज. सो अब हमने थीम्स डिस्कस कर लिए, अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ. सो स्टाइल पहला है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. द जनरल पैटर्न फॉलोड इन द पोएम इज दैट ऑफ hypophora. What is hypophora? It's a pattern which that suggests that मतलब जो पोएम यूज हुआ है, जैसे मैंने बताया कि हर एक पोएम के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उसके बाद उसका आंसर वे खुद ही हमें दे देते हैं, तो इस पैटर्न को हाइपोफोरा बोला जाता है. The answer each time delineates the importance of trees. हर टाइम वो एक नए बेनिफिट के बारे में हमें बता रहे हैं जो ट्री हमें प्रोवाइड करता है. This repetition of the same question at beginning of each stanza is intentionally done to create more interest and more anxiety in the readers to know more about the poem, about the tree, what benefits it provides us. Then the rhyming scheme, क्या पहले हाइपोपोरा में आप बता देती हूँ, ये है. So आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, आपको एक रेफरेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको पैटर्न आपको
पूछेगा कि कौन सा टेक्निक यूज किया गया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर इट. एंड द स्पेलिंग ऑल्सो, इसका और एक नाम है जो एंटीपोफोरा है. देन द राइमिंग स्कीम. द पोएट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम, कुछ है नहीं वैसे. द राइमिंग वर्ड्स दैट दे आर यूज्ड इज स्ट्रीट, फ्री, स्काई, हाई, ऐसे करके वो यूज किए गए हैं. उसके बाद जो एक सिमिली आता है वो है एलिटरेशन. एलिटरेशन है, इट इज अ क्लोज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, दैट इज ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई. सन एंड स्काई बोथ स्टार्ट्स विद द वर्ड एस. देन और एक इन हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट, एज, हश्ड, एज फॉर हश्ड एंड एज फॉर हैप्पी. उसके बाद यूज किया गया है मेटोनिमी. Metonymy is a figure of speech in which a thing or concept is not called by its own name but rather by a metonym, that is by the name of something associated in meaning with that thing or concept. जैसे a friend of sun and sky. Actually में they are not friends, but it's giving an example as if it's a friend of a sun and sky. So इसका metonym का meaning ये है. Then we come to the critical remarks, which is the title of the poem. So the title, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, is the title appropriate to the poem? ठीक है, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना पड़ता है. So heart of the tree is a very appropriate title. The heart in a body, the heart is one of the main organs as it pumps the blood. ठीक है. उसके बाद वो जो इम्पोर्टेंट जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो कैरीज ऑल द विटामिन्स, ऑल द इम्पोर्टेंट मिनरल्स. ओनली व्हेन द हार्ट द पम्प्स द ब्लड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द लंग्स. सो इट्स तो इससे पता ही चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का. वैसे ही ट्रीज अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट द लाइफ एनरिचिंग ऑक्सीजन for us to inhale. They cause rainfall. They provide us with wood. They have the harvest of coming age. Trees like human heart provides us sap and leaf and wood. Or that is all the required minerals, nutrients and material things. According to the poet, the one who plants a tree plants a seed and birds of days to be. That is, the tree in itself can be compared as a heart. Heart maintains human life, so does the tree maintains the plant and as well as animal life, our life also. So the heart here thus signifies the most important quality of the tree. It can be concluded that the title is appropriate as the poem is about the trees and their importance of the survival of mankind. So देख सकते हैं ये poem कितना रिलेटेड है आज से. मैं और बहुत ही इजी पोएम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो हमने जैसे मैंने बोला था, हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए. अबाउट द ऑथर मैंने आपको बताया हेनरी कायलर बर्नर के बारे में. फिर मैंने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी दिया विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आपके बुक में भी है. उसको मैंने और भी इलेबोरेट करके आपको बताया है जिससे आपको आसानी हो. ठीक है. Then we discussed the themes, then the style and then the title of the poem. So with this the poem is finished. ये पोएम यहीं ख़त्म होता है. बहुत ही इजी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम भी है. ठीक है. सो अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे.